समझ रहे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे। 92% उसके पदाधिकारी आरएसएस के 92% पदाधिकारी या तो रिटायर एम्प्लॉई है, नहीं समझ रहे, या फिर वो बिजनेस कर रहे हैं। आज एक बात बताओ, आरएसएस की तो एक भी शाखा नहीं है, गांव में क्यों नहीं है, फिर कस्बों में क्यों नहीं, ये यहीं क्यों आए शहरों में ही। आरएसएस के सब रिटायर्ड है, इन्होंने अनाप शनाप कमाया है, लूटा है हमारे बड़े बुजुर्गों को। अब हम पढ़े लिखे हो गए, नहीं समझ रहे। आरएसएस गांव में बताओ, कोई भी एक भी मिल जाएगा ना, बहुत लट्ठ बजेगा उसमें। नहीं शाखा जरूर होगी, कोई छुपा एक आध कोई होगा, वो भी कोई मुझे लग रहा है मास्टर पटवारी रिटायर होके आ गया हो, कोई चुपचाप पड़ा हो, नहीं तो गाँव में नहीं है ना शाखा। महंगाई के लिए आरएसएस से क्या? अरे यार महंगाई के लिए वो ये जितनी भी पॉलिसी जो बनती है वो लाला लोग का मतलब कोई भी हो सकता है, शोरूम वाला भी लाला है, चाहे उसमें कोई भी बिरादरी है, जाट भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो जीएसटी नहीं दे रहे हैं, सब जीएसटी किसान देता है और इनकम टैक्स भी किसान देता है। अब तुम हंसोगे कैसे देता है? अबे भैया एंड यूजर कौन होता है? सबसे नीचे वाला। तुम कोई भी चीज लेने जाओगे, तुम अपना माइक लेने जाओगे, उसमें तुम्हें कॉस्ट लिखी हुई मिलेगी ना, 4,500 रुपए का माइक है, तो उसमें उसका सारे टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एंट्री टैक्स सब तो लगे हुए मिलेंगे। अच्छा लगे हुए मिलेंगे, तो तुमने दिया ना वो। और ये क्या कहते हैं कि अमीर देता है, 700 करोड़ अंबानी देता है। अरे अंबानी ने कैसे दिया? अंबानी दे तो हमें ही तो दिया उसने, जो जिसमें से दिया, खरीदा तो एंड यूजर तो हम हैं, किसान है, किसान ने खरीदा, किसान ने अपना पैसा दिया ना, वही पैसा उसने वहाँ जाके भर दिया जीएसटी में। कांग्रेस के टाइम में रामदेव जो है पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो विरोध करते थे, आज लेकिन वो नहीं बोलते। अरे वो कहाँ, अब भी बोलता है, बोलता अब भी है, क्योंकि उसका कानून तो इसमें भी साथ बना है। जो राइट ऑफ किया है, पैसे जो राइट ऑफ हुए हैं, उसमें बाबा रामदेव के भी राइट ऑफ हुए हैं अभी कोरोना से पहले। और जो ये कानून है, कानून का मतलब नहीं समझ रहे हैं, रामदेव का ही तो ये कानून है। रामदेव का कानून कैसे है? अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? एक चीज कोई खरीद लेगा, दाल खरीद ली उसने, हमारी अरहर की दाल खरीद ली, जैसे तूर की दाल जिसे तुम बोलते हो यहाँ शहरों में, वो खरीद के रख ली एक ही आदमी ने, मामला मान लिया रामदेव ने। अब रामदेव तो बेचता है ये दाल, ये रिलायंस वाला बेच रहा है ना, दाल नहीं बेच रहा, ये तो सबके आगे दिख रहा है। जब रामदेव दाल बेच रहा है, एक ही दाल को वो रख लेगा, अब उसके बाद में वो हमसे 20 रुपए किलो ले ली उसने, और उसी को वो 120 रुपए किलो देगा, तो कौन उसका बताओ तुम जिम्मेवार है? रामदेव तो खुश हो गया था, स्टेटमेंट आया था भाई साहब का, आ रहा है, लगातार आ रहा है, वो कर रहा है सपोर्ट पीछे से। शासनकाल में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके विरोध करने के लिए आ जाती थी, अब लगातार पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। यार इनका कोई नेचर है, इनका कोई कल्चर है, नहीं समझ रहे। स्मृति ईरानी ले आते, तुम्हें पता है ये बेस देखो ना वो कहाँ से कहाँ गए, नहीं समझ रहे। और जब ये दिखाते थे, अब दुगना 3 गुना भी ले रहे हैं हर चीज पे। अब तो नहीं बोलती ईरानी जी, क्या बोलेंगी जब उनका कोई योगदान भारत को बनाने में है ही नहीं। उनके से तो लुट जाओ, मोदी कैसे तो लुट जाओ, चाय बेची थी, चाय का कोई योगदान होता है? ये योगदान किसान करता है। फौज पे जो पड़ा है, मेरे 2 भाई फौज में, वहाँ बॉर्डर पे, मेरे मामा, कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जो मेरे फौज में ना खड़े हो या मेट्रो किसी कोटी में ना खड़े हो, यहाँ नहीं समझ रहे। ये स्मृति ईरानी का है, कोई मोदी का है, अमित शाह का है। शहादत किसके होके आती है? हमारे घर होके आती है ना। किसान कौन है? हम हैं, हम ही दे रहे हैं। अभी आपको बताया सारा टैक्स हम दे रहे हैं, इस देश को ही हम चला रहे हैं। अगर कोई सीए या पढ़ा लिखा या इंजीनियर कोई भी ले आना, कल ले आना, मैं यहीं रहता हूँ रोज हर वक्त, मुझे बता दो या आप बता दो कि अगर पूंजीपति कोई भी टैक्स देता हो, ये हॉस्पिटल है, इसमें से तो आप जाओगे, डिस्चार्ज होके आओगे, सारे बिल तुमसे लेगा, सारे टैक्सेस तुमसे लेगा। अब उनको भरे ना भरे, आधे को खा जाता है, आधे को भरता है, समझ रहे हो? ले भी लिया पूरा और भरा भी नहीं। ये मोदी के घुटने कैसे टिके हैं आपको पता नहीं है। ये मोदी की ही पार्टी, 92% जो लोग हैं ना, वो भ्रष्टाचारी हैं और वो इसको टैक्स नहीं दे रहे हैं। टैक्स जब रेवेन्यू कलेक्शन नहीं आ रहा, जब जीएसटी लागू किया था, तब 3.5 लाख करोड़ का कैसे इंडस्ट्री कह रही है मेरे से कट के जा रहा है 3.5 लाख करोड़, इस पे नहीं पहुंच रहे 1 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ इसको 4 साल से हाथ नहीं आ रहा है हर महीने का। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 70 सालों का नतीजा है ये आज पेट्रोल। हाँ वो तो हम भी कह रहे हैं कि नेहरू जी तो उसी 7 एस्कोर्ट्स में ही तो वो भी तो रहते थे, इसको रोज मिलते हैं रात को आके। हर गलती नेहरू भाई बता, अरे हर गलती उसी को बता। वो बिल भी तो वही दे गए थे, बिल की भी यही कहता है, कांग्रेस दे गई थी। जीएसटी का बिल भी कांग्रेस दे गई थी। अबे तू भांग खा के तू क्यों रहता है? तुझे दे गई थी, तूने एनालिसिस किया, कैलकुलेशन किया, 6 बार मनमोहन ने किया। नोटबंदी गलत है, नहीं समझ रहे। कैश में पैसा है नहीं, 4% पैसा है, वो फ्लो में चल रहा है, उसको अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया, पैसा होता क्या, इनमें कोठियों में लगा पड़ा है। जितनी भी जो बड़े बड़े जिसने वो फार्म हाउस ले रखे उनमें लगा पड़ा है। ये जो बिल्डर है इनके पास पड़ा है। पैसा कभी रास्ते में था क्या जिसको नोटबंदी से निकाल लेता ये? और तुम एक बात बताओ, हमारे भारत की कल्चर, नेचर और जो हमारी व्यवस्था है वो ऐसी है। एक आदमी पे, मेरे पे भी 50 करोड़ रखे हैं, तो मेरे रिश्तेदार इतने हैं कि मैं उन्हें 1-1 लाख भी दूंगा तो भी मेरे वापस आ जाएंगे, 50 करोड़ सफेदी बन जाएंगे। इनको इतनी बुद्धि नहीं थी।
कोई कैमरा सही नहीं। एक पैरेलल एक और इकोनॉमी वो योजना चल रही थी इनकम टैक्स की, विवाद से विश्वास, इसने वो 1 महीने पहले वो बंद करी। अगर वो करती तो ये जो बीच वाले ने जो पैसा खाया नोटबंदी में, वो पैसा गवर्नमेंट में जाता, लेकिन इसने बंद कर दिया और उसके बाद में फिर नोटबंदी जैसे ही बंद हुई है फिर चालू कर दी वो योजना। यार मैं सीए हूँ, किसान का ही बेटा हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, एक एक चीज़ मुझे पता है। जब मुझे पता है 2.5 लाख करोड़ आंखों के आगे से जा रहा है, इसको नहीं पता हर महीने जा रहा है। इनको ये जानबूझ के इनके सब खरीदे हुए सूटकेस पहुंच जाते हैं, इनका अंडर सेक्रेटरी लेवल के ये सारे बिके हुए हैं और ये मारता ही चला जाएगा। ये तुम ये मत सोचो कि ये यहीं रुक जाएगा, ये रुकना नहीं है। ये तो डीजल और ये सरप्लस होते चले जाए और ये बढ़ते ही चले जाएंगे, ये इसकी पब्लिक की गर्दन दबती ही चली जाएगी। इसे ये बढ़िया है कि हमने ये जल्दी जगा लिए। आपको गर्मियों में पेट्रोल की बहुत आवश्यकता पड़ेगी और आंदोलन में एलपीजी डीजल सबकी आवश्यकता है भैया। तीनों ही महंगे हो गए, हम मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं मुश्किल तो होगा, लेकिन हमारे गांव में हमने बोल दिया है सबको, भैया जैसे तुम यहाँ राशन दे के गए हो, जैसे ही सारे पानी दे के गए हो, ऐसे ही हमें डीजल ला के और देना है आपको। सब पूरे गांव ने सबने कह दिया, खाप पंचायत ने, चिंता ना करो, चाहे कितना भी डीजल चाहिए, रोज का 4 ड्राम फूको, 20 ड्राम फूको, हम दे के जाएंगे तुम्हें। रोज वहीं से शुरू कर देंगे, नहीं समझ रहे, मध्य प्रदेश से ही आना शुरू हो जाएगा, वहाँ तक पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा हमारा पंजाब, हरियाणा, हम कोई पीछे हटने वाले थोड़े ही हैं। आंदोलन 3 करोड़ों को वापस करने का था, क्या अब महंगाई को लेकर भी लड़ेंगे आप? भाई साहब महंगाई तो ये उसी से जुड़ी हुई थी, और काले कानून ये खत्म करे तभी तो आगे की सोचेगा। काले कानून खत्म कैसे कर देगा? जो हमारी एफसीआई जो खरीदती थी हमारे जो फसल को, वो एफसीआई तो इन्होंने दिवालिया कर दी 3 साल से, 1 रुपया भी नहीं दिया, उसका 3 लाख करोड़ रुपया है। जब उसका बजट ही इन्होंने उसको दिवालिया कर दिया, उस संस्थान ही दिवालिया हो गया, तो ये खरीदेंगे कहाँ से? ये ऐसा ये चाहता खूब है नहीं। इसने रिजल्ट अब क्या मिला है, पंजाब का रिजल्ट क्या मिला है, और इसको दे के आएंगे अभी जल्दी, बंगाल का भी रिजल्ट दे के आएंगे। और फिर सबसे पहले हमारा जो ये में उत्तर प्रदेश से इन्हें साफ करना है सबसे पहले। खड़े आप जाना मत ऐसे ही। ना खड़ा ही हाँ चलो आगे करो भाई। नेहरू जी। चक्का जाम को तो बेअसर बताया गया था, लेकिन आज जो रेल रोको अभियान चलाया गया, इसका कितना असर हो जाएगा? पर रेल तो पा ही नहीं रही। ऐसा है, चक्का जाम भी पूरा सफल था, बेअसर नहीं था। ये तो हमें किसान ही नहीं मानते, हमें तो नागरिक ही नहीं मानते देश के। जो इनका विरोध करे वो इस देश का नागरिक ही नहीं है, उससे तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। और भैया जो भी गलती करते हैं वो गलती के जिम्मेदार नेहरू जी हैं। ईडी, इंटेलिजेंस, सीबीआई, आर्मी, बीएसएफ, आरपीएफ, इतना फोर्स है इस देश में, नेहरू हैं कहाँ? कोई ढूंढ नहीं पा रहा क्या? बिल भी बना के दे गए, महंगाई के भी जिम्मेदार नेहरू। देश ये चला रहे हैं, सबसे मजबूत सरकार ये चला रहे हैं। 30 साल बाद देश ने 2014 में नरेंद्र मोदी पे विश्वास करके पूर्ण बहुमत की सरकार दी है साहब। सबसे मजबूत सरकार चलाने वाले नेता हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और अपनी नाकामियां, अपनी विफलताओं को छुपाते कहते नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू है कहाँ है भाई? नेहरू हमें तो दिख नहीं रहे, ना ईबी ना सीडीआई, कोई भी नहीं दिखा रहा। नेहरू जी है कहाँ? बिल तुम बनाओ, नेहरू जिम्मेदार, पेट्रोल तुम बढ़ाओ, नेहरू जिम्मेदार। और जब विपक्ष में बैठे थे तो स्मृति ईरानी चांद पे सिलेंडर लेके बैठती थी, और वो क्या नाम है, राजनाथ सिंह, वो लौकी कंधे पे धर के बैठता था महंगाई बढ़ने पे। यही कृषि मंत्री दाल 1 बोरी में लेके बैठ जाता था बेचने को कि इतनी महंगाई है। आज ये कहाँ चले गए कृषि मंत्री स्मृति ईरानी अमिताभ बच्चन और आपके वो, हाँ अमिताभ बच्चन साहब, 1 रुपया बढ़ने ये बड़ा ट्वीट किया करते थे। बफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपी हैं अमिताभ बच्चन और इनका भाई, जो अभी भी विदेश भागा हुआ है। कीमत चुकाने पड़ी किसे? राजीव गांधी जी को बदनाम किया गया। ठीक है, ये वो कलाकार हैं जिन्हें पैसा देकर कहीं पे भी न चालो। आज देश में तमाम भारत रत्न है, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें देशद्रोही कह देंगे मोदी जी के लोग, और नरेंद्र मोदी जी जैसे किसान आतंकवादी है। तो इस तरह से देश को किस प्रकार से बांटा जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है, कैसे आम आदमी के जीवन को खत्म किया जा रहा है, ये खत्म करना है। बहुत सारी इस देश में जनसंख्या ऐसी है जो इस महंगाई का सामना नहीं कर सकती है। मजदूरों के भी अधिकार छीन लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहते हैं काला क्या है, गन्ना किसान रो रहा नहीं रो रहा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि गन्ना किसान को जाके मिल में ही अपना गन्ना देना है, रेट नहीं बढ़ के आते मिल से। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नतीजा। जब पूरा देश और पूरे देश की सभी फसलें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चली जाएंगी, 6-6 साल तक पेमेंट नहीं होगा, कहाँ से शादी होंगी, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? और हमारी ज़मीन पे लोन लेके जो नवाब अंबानी जी दुनिया के नंबर 1 उद्योगपति बन जाएंगे। 12,000 अरब रुपए का ट्रांजैक्शन है, 12,000 करोड़ अरब रुपए का ट्रांजैक्शन है खुदरा मार्केट का, किसानों का, जो इस देश का अन्नदाता है उसका।
हमारी किसानी से ही बहुत सारी चीजें बनती हैं, जो सोयाबीन ऑयल फॉयल वगैरह जितना आ रहा है। बीजेपी की मीटिंग हुई है और ये फैसला लिया गया है कि भाजपा के नेता गांव-गांव जाके समझाएंगे। पहुंच जाओ, ऐसा है, जाओ, हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा चलो, जाओ है, तो। डिवाइड एंड रूल की नीतियां इन्होंने शुरू से ही अपना रखी हैं, जब से इन्होंने देश में काम करना शुरू किया राजनीतिक तौर पे। अब क्या है, संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, बालियान खाप पंचायत ने इनका बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी उसी से आते हैं, और जो उसी बालियान पंचायत की किसान यूनियन है, जो इतनी बड़ी आधारशिला महेंद्र सिंह बाबा टिकैत जी ने जो रखी। अब संजीव बालियान वर्सेस राकेश टिकैत करके किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल। दुर्भाग्य हमारे देश के ऐसे नेता का, संजीव बालियान जैसे नेता का, जो अपने समाज को छोड़ के, जिसने इनको सांसद बनाया, अपने लोगों को छोड़ के ऐसे लोगों के साथ खड़ा है संजीव बालियान, जो लोग भारत माता को बेच रहे हैं, जो किसानों की जमीन मिट्टी उनसे छीनना चाहते हैं, उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। ऐसे नेता अगर इस देश में आप लोग चुनोगे तो आगे आने वाले दिनों में आपके बच्चे भी पन्नी बीनेंगे, कूड़ा बीनेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई धंधा नहीं बचेगा, और ये उद्योगपति अंबानी अडानी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से घूमेंगे, हवाई जहाज से घूमेंगे। कब तक नरेंद्र मोदी अपनी विफलताओं, नोटबंदी की, कौन मरा? आम नागरिक मरा, हम और आप जैसे लोग मरे, उद्योगपतियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब पूरे देश में जितना भी पैसा था सारा जमा हो गया, कोई काला धन नहीं आ पाया, फिर बैंक घाटे में कैसे चली गई? बैंकों का पैसा बैंकों के पास पहुंच गया, बैंक घाटे में कैसे चली गई? कैसे बैंकों को खत्म किया जा रहा है? यानी कि हमारा पैसा भी सुरक्षित नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार में, देश भी सुरक्षित नहीं है मोदी की सरकार में। पठानकोट, उरी, पुलवामा हमले में आज तक कौन RDX ले गया? सत्यपाल मलिक गवर्नर था वहाँ का, उसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही की जिम्मेदारी गृह मंत्री की थी, जो कि राजनाथ सिंह थे, आज मुंह छुपा के घूम रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं। सेना ने बार बार कहा था, बार बार, कि हम बाई एयर से जाना चाहते हैं, रक्षा मंत्री जवाबदेही है, क्यों नहीं भेजा? आखिरकार वो बस कैसे टारगेट कर ली गई, जो बस एक अकेली बस ब्लड प्रूफ नहीं थी? पाकिस्तान में बैठे लोग ये कैसे जान गए कि इस लाइन में यही बस ब्लड प्रूफ नहीं है? यानी कि सरकार ने जानबूझ के ऐसा षड्यंत्र किया केवल चुनाव जीतने के लिए। आप कभी भी उठा के देख लेना, जब जब बड़े राज्य में चुनाव हुआ है या कोई चुनाव आया है, तो या तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने स्वयं बम धमाके किए हैं, या इन्होंने अपने गुर्गों के द्वारा यहाँ पे धमाके करवाए हैं। अटल बिहारी की सरकार में उसी आतंकवादी को छोड़ने गए थे, अजीत डोभाल जैसे आतंकवादी ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली। समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये सत्ता में बैठे वो अपराधी हैं जिनने देश में आग लगाई है, भाई भाई को लड़ाया है। किस प्रकार से हमारे देश की जवान बेटियों को ये लोग षड्यंत्र पूर्वक तरीके से कानूनी कार्रवाई के तहत अपराधी बनाकर साध्वी बनाना चाहते हैं। जैसी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी है, वैसी हमारी बेटियों को आतंकवादी बनाना चाहते हैं। क्या दिशा की गलती थी? आपने कहानी बना दी। ऐसे ही आपने सुशांत राजपूत की कहानी बना के एक बेटी रिया चक्रवर्ती को जेल में डाला, अर्नब गोस्वामी का चैट खुल जाता है, आपने चूड़ियां क्यों पहन ली? देवेंद्र सिंह जैसे आतंकवादी की NIA चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती, किसकी जवाबदेही है? जो संसद में हमले का आरोपी है देवेंद्र सिंह, बार बार अफजल गुरु कह के मर गया, फांसी चढ़ गया कि इसने मुझे प्लांट किया था, इसने मुझे जम्मू कश्मीर से भेजा था देवेंद्र सिंह ने। कब तक मेरा देश अपने शहीदों के ट्वीट करता रहेगा, टैग करता रहेगा? अपने शहीदों को न्याय कब दिलाओगे? सत्ता में बैठे लोग हमारी सेना के साथ, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ षड्यंत्र करेंगे और हम शहीद कह के अपने इन शहीदों को अपमानित करते हैं। इन्हें न्याय दिलाओ, न्याय। 8 पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार में अभी शहीद हुए, उन्हें न्याय मिल पाया क्या? कौन था आरोपी? जिसने सरेंडर किया उसे आपने अपराधी बना के मार दिया। कल तक इस मामले से पहले आप उसकी पैचुआई कर रहे थे, कप्तान उसकी वकालत कर रहा था, जब थानेदार कह रहा था ये बड़ी घटना कर देगा तब आप सुन नहीं रहे थे, और अचानक जब 57 बेटियों का बलात्कार हुआ कानपुर में और सोशल मीडिया के पत्रकारों ने जब वो मुद्दा उठा दिया और उसमें जब भाजपाई फंसने लगे, कलराज मिश्र की बहन का जब उसमें नाम आया, तो कैसे विकास दुबे को षड्यंत्र पूर्वक अपराधी बना दिया, जो कल तक इनकी गोदी में बैठता था, कैसे उसको मिटा दिया। ऐसे ही IPS संजीव भट्ट के साथ हुआ, ऐसे ही हमारे हेमंत करकरे साहब के साथ हुआ, ऐसे ही जज लोया के साथ हुआ। कब तक खामोश बैठोगे? कब तक इन ऐसे लोगों की बातों में बेवकूफ़ बनोगे जो जय श्री राम के नाम पर गुंडागर्दी करके चंदा ले रहे हैं? कोरोना का चंदा लिया, अपने लिए 8.5 करोड़ का विमान ले आया, कहाँ है वो चंदा? किसे लाभ पहुंचाया? 20 लाख करोड़ पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, किसे मिला? यहाँ मजदूर इसी दिल्ली में मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाया, उनके बच्चे भूख से तड़प के मर गए। कहाँ था भारत का प्रधानमंत्री?
कब तक हिंदुत्व के नाम पे और राम के नाम पे ये अपराधी अपने आप को बचाते रहेंगे। आज देश के हिंदुओं को अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रक्षा करनी है। राम की विचारधारा को आज स्थापित करने का वक्त आ गया है। जो भगवाधारी गुंडे राम का नाम लेके चंदा उगाई कर रहे हैं, क्या बार चंदा होगा राम मंदिर पे? मैं भी राजपूत हूँ, 2 बार पहले हो, मैं भी राजपूत हूँ, क्या बार चंदा होगा? राम के नाम पे चंदा लेके दहशत फैलाने का किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और संघी, ये देश को समझना पड़ेगा। राम के नाम पे देश लूट लिया। अकबर ने लूटा, मैंने नहीं देखा, ना आप में से किसी ने देखा होगा। अंग्रेजों ने लूटा, हमारे और आपके पूर्वजों ने उनसे लड़ा, उन्होंने देखा। लेकिन आज हमारी आंखों के सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस भारत को लूट लिया। कसम है इस मिट्टी की, बिकने नहीं दूंगा, भारत बेचने नहीं दूंगा, कसम है मैं इस मिट्टी की झुकने नहीं दूंगा। हर तरफ से हमारी देश की सीमाएं घेर ली हैं चाइना ने, ठीक है। और सुनो, सारी राष्ट्रीय संपत्तियां बेच रहा है। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसी सीमावर्ती बिहार और उत्तर प्रदेश, नेपाल से डीजल पेट्रोल ला रहे हैं यार। आप लोगों को हमारा ही जा रहा है डीजल पेट्रोल, लेने जा रहे हैं। आप लोगों को गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लगा रही है। कांग्रेसियों ने इतना टैक्स कभी लगाया था? नहीं लगाया। कांग्रेसियों ने सब्सिडी देके जब 115 रुपए कच्चा तेल था, क्रूड ऑयल, तब अपने देश का पैसा देके आपको सस्ती पेट्रोल देने का काम किया। और ये काला टैक्स लगा के 70% टैक्स लगा के जो दुनिया में किसी भी देश में नहीं लगाया जाता। हमसे पेट्रोल खरीदता है श्रीलंका, क्या रेट दे रहा है देख लो। तुम्हारा मोदी कैसे राम के नाम पे तुम्हें लूट रहा है देख लो। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम 100 रुपए का पेट्रोल ले लेंगे? वो अपराधी हैं जो गरीब के बच्चों की थाली से रोटी छीनने, गरीबों के सपनों को मार रहे हैं। जो गरीब इस देश का निर्माण करता है, जो मजदूर इस देश का निर्माण करता है, उनका आज पतन किया जा रहा है। अगर आज आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो आगे आने वाले दिनों में आपको कुचल दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए।